बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इस पर्टिकुलर लेक्चर में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से जो बाद में हमारे पास कन्वर्टर बनेंगे उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है पर्टिकुलरली हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं हमारे पास। अगेन हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स को पहले देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर को और उसके वीआई करेक्टरिस्टिक्स क्या बनते हैं, और हमारे पास फिर इन करेक्टरिस्टिक्स में और डायोड की करेक्टरिस्टिक में क्या फ़र्क है इसको समझना ज़रूरी है, थोड़ा इस पर नज़र डालेंगे। फिर हमारे पास कुछ कॉमन डेटा शीट की स्पेसिफिकेशन जो कि एससीआर से रेलिवेंट है। हाफ वेव फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको हम देख लेंगे विद आर लोड। फिर हमारे पास उसके पावर फैक्टर को डिस्कस करेंगे। फिर अगर हमारे पास कोई बैटरी चार्जिंग है तो उसमें इसका जो ऑपरेशन है वो कैसे होगा, और अगर हमारे पास आरएल लोड है तो जो ऑपरेशन है वो कैसे अफेक्ट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि ब्रॉडली दो बड़े उसमें कैटेगरीज़ में जो हम डिवाइड करते हैं, एक हम अनकंट्रोल्ड में और एक हम कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। तो अनकंट्रोल्ड में सिंगल और 3 फेज़ और फिर सिंगल फेज़ में हाफ वेव फुल वेव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस स्टेज के ऊपर। लेकिन कंट्रोल रेक्टिफिकेशन जो है अब हम डिस्कस करने लगे हैं। फिर इसमें पर्टिकुलरली सिंगल फेज़ जो है वो पहले कवर कर लेंगे, सिंगल फेज़ में हाफ वेव और फुल वेव, और उसके बाद हम जो है 3 फेज़ एक ही अम्ब्रेला के अंडर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। तो ये हमारा प्लान होगा कि सिंगल फेज़ को अलग अलग कवर करेंगे, पहले अनकंट्रोल्ड को फिर कंट्रोल्ड को, और उसके बाद 3 फेज़ जो है वो हम एक साथ कवर करेंगे, पहले उसका अनकंट्रोल्ड वर्जन और फिर उसका कंट्रोल्ड वर्जन देख लेंगे। तो अनकंट्रोल्ड में जैसा कि यहाँ पे ज़ाहिर है कि डायोड यूज़ होते हैं हमारे पास, ये जो मेन डिवाइस है हमारे पास यूज़ होती है, जबकि एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो कि थायरिस्टर फैमिली में से है, ये हमारे पास यूज़ होंगे फॉर दी कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। तो ये हमारे पास सिंबल आ जाता है सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे। तो सिंबल में हमारे पास एक एनोड, एक कैथोड और एक गेट टर्मिनल है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गए हैं टोटल 3 टर्मिनल, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है हमारे पास। और डायोड से कुछ मिलता जुलता है इसका ये वाला पार्ट जो है, ये इसका डायोड से बिल्कुल रेलेवेंट है कि एक एनोड और एक कैथोड और यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड टू कैथोड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें एडिशनल जो फीचर है वो है गेट का। तो ये हम समझेंगे कि इस एडिशनल गेट फीचर का क्या मकसद है और इससे एनोड टू कैथोड वाले करेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर एक एससीआर का, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो एनोड से कैथोड की तरफ आते हैं, हमारे पास एक पी लेयर है, फिर एक एन लेयर है, फिर एक पी लेयर है और फिर हमारे पास एक एन लेयर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक काइंड ऑफ कह लें कि 4 लेयर डिवाइस बन गई। डायोड जो है वो हमारे पास एक 2 लेयर डिवाइस थी, लेकिन ये अब एक 4 लेयर डिवाइस है। और इस 4 लेयर डिवाइस का जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें हमारे पास कंट्रोल्ड ऑन अचीव करने के लिए, ठीक है, ये गेट का जो मामला है ये धीरे धीरे हम खोलते जाएंगे। तो सबसे जो पहला वो है मकसद है और जो कि इम्पॉर्टेंट मकसद है वो है कंट्रोल्ड टर्न ऑन। कि डायोड के केस में जब हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है जब पॉजिटिव होने लगता है तो डिवाइस खुद ही ऑन हो जाती है बिना किसी सिग्नल के इंतज़ार किए। लेकिन इसमें जो एडिशनल गेट सिग्नल इंट्रोड्यूस करने का मकसद है वो ये है कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव हो भी जाए, स्टिल हमारे पास कंट्रोल रहना चाहिए। वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ऑन नहीं होना चाहिए कि जैसे ही एनोड टू कैथोड पॉजिटिव होने लगे वो टर्न ऑन हो जाए। ये वेट करेगा कि गेट सिग्नल है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास एनोड टू कैथोड पॉजिटिव है प्लस गेट सिग्नल आता है तब जो है डिवाइस कंडक्शन मोड में आएगी। तो ये हमारे पास गेट का जो इम्पोर्टेंट वो है यूज़ है। तो इसको समझने के लिए, इसका ऑपरेशन को समझने के लिए कि इसमें टर्न ऑन या टर्न ऑफ कैसे होता है, उसमें हम ये कर लेते हैं कि जो मिडिल के 2 लेयर हैं इन 2 लेयर्स को हम डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल 2 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं मिडिल के 2 लेयर जो हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि
पी लेयर जो कि एनोड के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला एन लेयर जो कि एक कैथोड के साथ कनेक्टेड है। और हमारे पास जो मिडिल के 2 लेयर्स हैं उनको 2 पीसेस में वो डिवाइड कर लिया गया है। तो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देख लें तो अब हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन जो ये है ये बनती है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की। और अगर यहाँ पे हम देख लें तो ये जो 3 लेयर है ये बनाते हैं ये वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाता है और ये वाला पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएगा। तो ये हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर जो है वो इस तरह से रियलाइज़ हो जाएंगे। और अगर इस ट्रांजिस्टर को हम स्कीमेटिक फॉर्म में लिखें, ये लेयर फॉर्म है, ये काइंड ऑफ मटेरियल फॉर्म हम इसको कह रहे हैं कि जिसमें एन और पी लेयर जो है उससे बना है। तो अगर स्कीमेटिक फॉर्म में बनाएंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसको हम नॉर्मली नाम देते हैं 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के नाम से याद करते हैं, 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। तो ये समझने के लिए होता है कि किस तरह से ऑपरेशन जो है चलता है इस SCR का। तो यहाँ पे गौर इस बात पे करना है कि एनोड से हमारे पास करंट फ्लो करता है कैथोड की तरफ, ये मेन सर्किट का हिस्सा होता है, ठीक है। एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करता है, लेकिन ये करंट फ्लो कराने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो एनोड टू कैथोड करंट के लिए मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 3 जंक्शंस हैं। एक जंक्शन है J1, J2 और J3 हम इसको कह देते हैं। तो ये 3 जंक्शंस हैं। अगर हम इसको रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास कैथोड जो है ये पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हम नेगेटिव, तो हमारे पास J1 और J3 जो है ये दोनों हो जाते हैं रिवर्स बायस। और ये दोनों रिवर्स बायस होने की वजह से हमारे पास जो डिवाइस है वो ऑफ स्टेट में जो है वो रहेगा। हमारे पास ऑन स्टेट आने की जो कंडीशन है वो तब बनती है कि अगर हमारे पास एनोड जो है उस पर हम पॉजिटिव और यहाँ पे जो है नेगेटिव वोल्टेज है, तो तब हमारे पास जो J1 है ये फॉरवर्ड बायस और J3 भी हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं और सिर्फ J2 के कंडक्शन की देर होती है और J2 के कंडक्शन मोड में आने से हमारे पास एनोड टू कैथोड करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये करंट इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक गेट सिग्नल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तब हमारे पास जो है J2 में से करंट फ्लो करेगा। इस 2 ट्रांजिस्टर मॉडल से हम जो कंडक्शन मोड में आने का प्रोसेस है उसको समझते हैं कि हमारे पास इस Q1 का जो बेस करंट है, अगर इसको हम नाम दे देते हैं फॉर द मोमेंट IB1, और जो हमारे पास यहाँ पे करंट बनेगा ये बनेगा कलेक्टर करंट बनेगा IC2, मैं इसको कह देता हूँ Q2 का कलेक्टर करंट। यहाँ पे जो करंट है इसको मैं कह देता हूँ IB2 जो कि बेस करंट है फॉर द ट्रांजिस्टर Q2, और यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर करंट बन जाएगा Q1 का। तो ये हमारे पास डिफरेंट करंट्स जो है हमने लेबल कर दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एनोड टू कैथोड करंट इस्टेब्लिश करना है तो अगर हमारे पास IB2 मौजूद है, अगर IB2 करंट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से करंट फ़्लो करता है IC2, और अगर IC2 करंट फ़्लो करता है तो इसका मतलब IB1 फ़्लो करता है बेस, जो कि बेस करंट है Q1 का। तो जब बेस करंट फ़्लो करेगा तो वो अलाउ करेगा कलेक्टर करंट को। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, दोबारा से इसको कनेक्ट करते हैं कि अगर कलेक्टर करंट जो है IC2 इसको फ़्लो करवाना है तो कलेक्टर करंट IC2 के लिए होना चाहिए IB2 होना चाहिए, और IB2 के होने से IC2 फ़्लो करेगा। इसी तरह अगर IC2 फ़्लो करता है तो इसका मतलब जो Q1 है उसका बेस करंट IB1 फ़्लो करता है, और IB1 में से बेस करंट फ़्लो करने का मतलब है कि IC1 का फ़्लो भी जो है वो इनेबल हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह से एक फीडबैक प्रोसेस है कि एक स्टार्ट होता है, एक बेस करंट आपने दिया तो दूसरा आ गया, और कलेक्टर करंट और उसमें Q1 में से बेस करंट जो कि कलेक्टर करंट को इनेबल कर देता है, और वो कलेक्टर करंट एक्ट करता है देन एज अ बेस करंट। तो होता ये है कि अगर हम इस एक्सटर्नल गेट करंट को हटा भी देते हैं, लेट्स से इसको हटा देते हैं, गेट में से सिग्नल को हटा देते हैं,
तो स्टिल यहाँ पे जो करंट है ये रीजनरेटिव प्रोसेस से मेंटेन रहता है। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट रीजनरेटिव टर्न ऑन, रीजनरेटिव टर्न ऑन। कि ये हमारे पास एक बार हम गेट सिग्नल दे देते हैं और उसके बाद एक साइकिल चल पड़ता है। अगर हम फिर गेट सिग्नल को हटा देते हैं तो स्टिल ये जो कलेक्टर है Q1 का, ये जो करंट है ये मेंटेन रहता है बेस करंट ऑफ Q2, जो कि Q2 को मेंटेन रखता है। और Q2 में से जब कलेक्टर करंट फ्लो करता है तो वो बेस करंट जो है Q1 का उसको मेंटेन कर देता है। तो हमारे पास जो करंट है एनोड टू कैथोड इस तरह से इनेबल हो जाता है। तो एक बार हमने गेट के ऊपर सिग्नल अप्लाई कर देना है और एनोड टू कैथोड करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारे पास टर्न ऑन प्रोसेस जो है इस्टेब्लिश हो गया। तो अब ये हमारे पास अगेन सिंबल है, SCR का सिंबल ये है, ये हमारे पास उसका जो लेयर डायग्राम है ये आ गई हमारे पास, और ये अब हमारे पास आ गई है उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे आइडियल के साथ और फिर डायोड के साथ भी साथ साथ डिस्कस करते हैं कि डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक में और इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले अगर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की जाती है इस रीजन को देख लेते हैं। जिस तरह हमने रिसेंटली अभी डिस्कस किया कि अगर यहाँ पे हम नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, तो ये रिवर्स पोलैरिटी जो है हमारे पास इसको कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। और हमारे पास जो J1 और J3 है ये आ जाएंगे रिवर्स बायस, और हमारे पास जो करंट है वो सिर्फ एक लीकेज करंट जो है वो फ्लो करेगा। और ये हमारे पास जब तक ब्रेकडाउन जो है नहीं हो जाता तब तक जो है हमारे पास ये लीकेज करंट रहेगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक एब्रप्ट जो है एक हाई करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो है इस तरह से आ गया। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इसको कहते हैं कि अगर हम इस पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे रखते हैं इसको नेगेटिव, और ये पोलैरिटी जो है इसी पोलैरिटी में अगर वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो हम इस वोल्टेज को बढ़ाने से, क्योंकि J1 और J2 तो J3 तो फॉरवर्ड बायस हैं, ये दो ठीक है, लेकिन ये वाला कंडक्शन अभी अलाउ नहीं कर रहा। तो कंडक्शन नहीं अलाउ कर रहा तो हमारे वोल्टेज बढ़ने से करंट जो है अगेन एक फॉरवर्ड लीकेज करंट आप इसको कह लें कि वो है, लेकिन एक प्रॉपर करंट जो है इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये आगे बढ़ता एक ऐसी वोल्टेज पे चला जाता है जिसे हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कह सकते हैं। इस वोल्टेज के ऊपर क्या होता है कि जो जंक्शन J2 है उसमें से कंडक्शन इस्टेब्लिश हो जाती है, और कंडक्शन स्टार्ट होने का जो नतीजा होता है वो ये होता है कि हमारे पास उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा ये कनेक्ट कर लूँ कि नॉर्मली लेट्स से हम एक रजिस्टर यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज कर देते हैं। इन दो टर्मिनल्स के बीच हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर हमारे पास करंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसका नतीजा ये होता है कि जो वोल्टेज है वो इस SCR के अक्रॉस जो है वो आ रही होगी। हम इस वोल्टेज को नाम दे देते हैं VAK का, एनोड टू कैथोड वोल्टेज। और जब इसमें से करंट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी तो करंट बढ़ने का नतीजा ये होगा कि इस रजिस्टर के क्रॉस ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी और SCR के क्रॉस कम होनी शुरू हो जाएगी। तो VI कैरेक्टरिस्टिक में किसी भी एक पॉइंट को हम रीड करते हैं, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को रीड करते हैं, तो इसको ऐसे रीड किया जाता है कि ये इस SCR के क्रॉस वोल्टेज है और ये जो करंट है ये लेट्स से VAK स्टार मैं इसको कह देता हूँ। तो ये हमारे पास VAK स्टार आ गया और उस टाइम पे जो करंट है लेट्स जस्ट कॉल इट IA स्टार। तो ये हमारे पास किसी एक पॉइंट को हम ऐसे रीड करते हैं कि SCR के क्रॉस वोल्टेज क्या है और उसमें से करंट क्या है। तो हम हमारे पास जब भी उसमें से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम होना शुरू हो जाएगा और फिर हमारे पास ये पहुंच जाएगा लैचिंग करंट के ऊपर। जैसे ही टर्न ऑन मोड में आएगा तो ये वो करंट है जिसको अचीव कर लेगा, और उसके बाद अगर फर्दर करंट को इंक्रीज़ किया जाता है तो इसके बाद लीनियरली इंक्रीज़ होगा इस तरह से, और अगर करंट डिक्रीज़ होगा इस डिवाइस में से तो वो इसी तरह से लीनियरली डिक्रीज़ होगा। ये जो साइकिल हमने इस तरह बनाया, ये हमारे पास अगर फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज जो है वो उस पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से हम इसको कंडक्शन मोड में ले आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज
से पहले या उससे थोड़ा सा कम किसी वोल्टेज के ऊपर हम गेट सिग्नल जो है वो अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास उस तरीके से भी हम कंडक्शन मोड में आ सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले 2 ट्रांजिस्टर मॉडल से डिस्कस किया। तो हम टर्न ऑन मोड के लिए हम यूज़ करते हैं गेट सिग्नल, और उससे हम इसको कंडक्शन मोड में स्विच करवाते हैं, प्रोवाइडेड के एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव हो। अब ये हमारे पास नॉन आइडियल करेक्टरिस्टिक वर्सेस आइडियल करेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें से हम देखना क्या चाहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब हम आइडियल मोड में यूज़ कर रहे हो डिवाइसेस को, SCR को, तो उसका बिहेवियर क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर वोल्टेज एनोड टू कैथोड वोल्टेज नेगेटिव है तो ये ऑफ मोड में है SCR, तो ये एज एन ओपन स्विच है। फिर अगर हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव भी हो जाए एनोड टू कैथोड वोल्टेज, स्टिल हमारे पास ये एक्ट करेगा एज एन ओपन स्विच। लेकिन जब हम गेट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है, और ये जो एनोड करंट है ये डिपेंड करता है लोड जो है उसको कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, कितना लोड है, कितना सोर्स है, उस पर डिपेंड करता है। किसी एक पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं, 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर आइडियल है। तो ये हमारे पास आइडियल करेक्टरिस्टिक जो है आ गई है SCR की। अब सिंपल ऑन करने के लिए कंडीशन ये है, ऑन करने की कंडीशन ये है कि हमारे पास सबसे पहले एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस तो मैं इसको लिख देता हूँ VAK ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास प्लस अ गेट पल्स। तो ये मिला के हमारे पास थायरिस्टर के टर्न ऑन के लिए यूज़ होता है। एक बार जो है डिवाइस ऑन मोड में आ गई तो फिर हम इस स्टेज में आ जाएंगे। अगर उसके क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है, इस जगह पे हैं हम, तो गेट सिग्नल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो हमारे पास डिवाइस को ऑन करने के लिए यूज़ नहीं हो सकती, वो कोई फ़ायदा नहीं देगी हमें। तो ये हमारे पास कंडक्शन मोड में आने का जो प्रोसेस है वो डिस्कस हो गया। अब हमारे पास जो कुछ डेटा शीट की जो अहम करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि स्पेसिफिकेशन है, जो कि डेटा शीट में मेंशन होती है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास है रिपीटेटिव पीक ऑफ स्टेट वोल्टेज। तो हमारे पास जिस तरह डायोड के केस में होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ये उसी तरह की एक स्पेसिफिकेशन है कि हमारे पास SCR जब ऑफ मोड में होता है तो उसके क्रॉस जो वेव फॉर्म है वो अपीयर हो रही होगी। अब इसकी एक रेटिंग होती है कि ये ऑफ मोड में कितना एक वोल्टेज विथस्टैंड कर सकता है, रिपीटेटिव वोल्टेज। तो ये वो रेटिंग है जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये डेटा शीट में ये वोल्टेज जो है मेंशन होती है कि रिपीटेटिव वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस ऑफ स्टेट में कितना आ सकता है। ओके, सो इन अ नटशेल ये हमारे पास जो वोल्टेज से रिलेटेड रेटिंग है। इसी तरह हमारे पास करंट से रिलेटेड के फॉरवर्ड करंट जो थायरिस्टर में से फ़्लो करता है, SCR में से फ़्लो करता है, तो उसकी एवरेज RMS वैल्यू की एक रेटिंग होती है। तो ये हमें यहाँ से पता चलती है कि कितनी एवरेज RMS करंट जो है वो उसको वायलेट नहीं करना। इसी तरह हमारे पास पावर डिसिपेशन की एक रेटिंग है कि कितनी पावर डिसिपेशन इसके अंदर अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये हमारे पास जो है एक रेटिंग ये भी मौजूद है। फिर हमारे पास पीक गेट करंट के जब हम इसको गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे, इस थायरिस्टर को गेट पल्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो करंट है इस करंट की भी एक पीक वैल्यू है जो कि उससे हमें ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी, जो अलाउड रेंज है उसके अंदर अंदर रखनी है कि थायरिस्टर ऑन भी हो जाए और उसको जो है कोई नुकसान भी ना हो। इसी तरह पीक रिवर्स गेट वोल्टेज के गेट को हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसकी एक लिमिट है, उसकी रिवर्स वोल्टेज की एक लिमिट है, उसको भी हमने वायलेट नहीं करना। ओके, इसके बाद हमारे पास है ट्रिगरिंग गेट वोल्टेज एंड ट्रिगरिंग गेट करंट। तो ये हमारे पास वो वोल्टेज और करंट है जो कि हमने अप्लाई करनी है डिवाइस को ऑन मोड में स्विच करवाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए। फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट करंट है, VI करेक्टरिस्टिक्स से हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि एक हमारे पास लैचिंग करंट है, एक हमारे पास होल्डिंग करंट है। लैचिंग करंट जैसी ही डिवाइस हमारे पास ऑफ स्टेट से ऑन मोड में स्विच करती है तो ये जो लेवल करंट का अचीव होता है ये हमारे पास लैचिंग करंट बन जाता है। और अगर मैंने बताया कि इसके बाद करंट बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारे पास लीनियरली बढ़ेगा, अगर कम होना शुरू हो जाता है तो लीनियरली डिक्रीज़ होगा। अब होल्डिंग करंट वो लेवल है कि हमारे पास अगर इससे करंट नीचे आना शुरू हो जाए, अगर इस पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाए तो डिवाइस जो है वो वापस ऑफ मोड में चली जाएगी। तो सिंपली इसमें डिफ्रेंशिएशन यही कर सकते हैं हम कि जब ऑफ स्टेट से बिल्कुल ऑन मोड में आता है
स्विच क्लोज़ हो जाता है, SCR क्लोज मोड में आ जाता है, तो ये लैच करंट हमारे पास जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। और जब अगर ये करंट जो है इस होल्डिंग करंट से नीचे आ जाएगा तो हमारे पास डिवाइस जो है वो ऑफ मोड में चली जाएगी। तो होल्डिंग करंट हमेशा लैचिंग करंट से नीचे होगा। ओके, अब हम यूज़ कर लेते हैं एक SCR को एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। तो कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन हम इसको कहेंगे, फेस कंट्रोल रेक्टिफिकेशन या कंट्रोल रेक्टिफायर इसको हम नाम देंगे। और इसमें हमारे पास यूज़ होंगी ये जो करेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास डिवाइस ऑफ मोड में है, अगर नेगेटिव वोल्टेज है, अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव है, प्लस हमने गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया, तो हम चले जाएंगे कंडक्शन मोड में, ये क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास है हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। सिंपली हमने जो डायोड है उसको रिप्लेस कर दिया है विद थायरिस्टर। सो थायरिस्टर जिस तरह आपको पता है अब एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड है, कैथोड है और एक हमारे पास जो है वो गेट सिग्नल है। तो इस थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने लेबल कर दिया है VAK। इसके थ्रू जो करंट है उसको हमने IA फॉर एनोड करंट, सोर्स करंट आ गया हमारे पास IS और लोड करंट आ गया I0। सोर्स वोल्टेज है साइनोसाइडल VS और लोड वोल्टेज है V0। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज हमारे पास बनेगी वो बनेगी नेगेटिव। और जिस तरह हमने बताया कि गेट सिग्नल अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होगा, उसमें से कोई कंडक्शन नहीं हो सकती। तो हमारे पास अगर कंडक्शन नहीं हो सकती तो जो सोर्स वोल्टेज है ये अपीयर हो जाएगी अक्रॉस द स्विच और हमारे पास जो करंट है थ्रू द लोड वो ज़ीरो होगा और लोड हमारे पास वोल्टेज जो है वो उसकी ज़ीरो हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ कि अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे VS लेस देन ज़ीरो है, यहाँ पे VS जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन साथ में जब तक ये कंडीशन नहीं मीट हो जाती कि हमारे पास गेट सिग्नल है तब तक हमारे पास कंडक्शन जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। तो ये हम इसको अल्फ़ा कह देते हैं, एंगल अल्फ़ा, कि एंगल अल्फ़ा वो एंगल है जहाँ पे ओमेगा ST इक्वल्स टू अल्फ़ा है, कि जहाँ पे हम एक गेट सिग्नल जो है अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे IG अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम IG अप्लाई कर देते हैं और एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा तो तब हमारे पास ये SCR एक्ट करेगा एज अ क्लोज स्विच और हमारे पास V0 जो है वो इक्वल हो जाएगी VS के। तो अब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो है क्योंकि स्विच ओपन है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन क्योंकि गेट सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं इस एंगल अल्फ़ा के ऊपर तो यहाँ से आगे वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा और V0 इक्वल्स टू VS हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है अल्फ़ा से लेके पाई तक का VS, ये स्लाइस हम उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे। अब हमारे पास क्योंकि करंट ज़ीरो हो रहा है और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि होल्डिंग करंट जो है वो हमारे पास से ज़ीरो है, तो जैसे ही ज़ीरो को क्रॉस करेगा हमारे पास करंट, तो ये हमारे पास असल में करंट की वेव फॉर्म है एनोड करंट की, और एनोड करंट जो है यहाँ पे ज़ीरो को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास थायरिस्टर जो है वो ऑफ मोड में चला जाएगा और यहाँ से आगे जो है थायरिस्टर हो जाएगा ओपन या ऑफ। तो इसके बाद हमारे पास आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज जो है ये रहेगी ज़ीरो, और इस केस में हमारे पास जो VAK है वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर वो हो जाएगी इक्वल टू VS। तो VS का ये जो पार्ट है जब तक थायरिस्टर जो है ऑफ मोड में है तो VS जो है उसके क्रॉस अपीयर हो रही होगी इस तरह से। तो ये वेवफॉर्म्स हमारे पास बन रही हैं थायरिस्टर वोल्टेज की, लोड करंट की, और थायरिस्टर करंट की, लोड वोल्टेज की, और हमारे पास सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे जो डैश लाइन है वो हमारे पास सिंपली सोर्स करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सोर्स क्योंकि एक ही पाथ है तो हमारे पास सोर्स करंट और लोड करंट जो है आपस में इक्वल है, कोई दूसरा पाथ है नहीं। तो मैथमेटिकली हम इस को ऐसे लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो है फ्रॉम ज़ीरो टू अल्फ़ा, ज़ीरो से अल्फ़ा तक हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो है। फिर अल्फ़ा से लेके पाई तक हमारे पास थायरिस्टर ऑन है और इस दौरान जब थायरिस्टर ऑन होता है तो V0 इक्वल्स टू VS होगा। फिर हमारे पास पाई से लेके 2π प्लस अल्फ़ा तक, ये 2π प्लस अल्फ़ा है, सो पाई से लेके 2π प्लस अल्फ़ा तक फिर हमारे पास जो आउटपुट है वो बन जाएगी ज़ीरो। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट की जो वेव फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं, उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं।
ओके, तो अब हम जो है आउटपुट की एवरेज और आरएमएस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन वेव फॉर्म से। सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज का पीरियड देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका पीरियड बनता है 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई। तो 2 पाई जो है उससे डिवाइड होगा हमारे पास और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक, लेकिन नॉन ज़ीरो हमारे पास अल्फ़ा से पाई तक है, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएंगी अल्फ़ा से पाई तक। और इस दौरान हमारे पास जो वेव फॉर्म है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास सिंपली है इक्वल टू वी एस, जो कि है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम आउटपुट की जगह। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास वी हैड जो है वो बाहर निकाल देंगे, वी हैड ओवर 2 पाई, और साइन का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव कॉस। तो हम लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ पाई, तो कॉस ऑफ पाई जो है वो -1 है, -1 टाइम्स माइनस इज़ +1। सो वी हैड ओवर 2 पाई कॉस अल्फ़ा +1 जो है ये एवरेज वैल्यू आ गई है हमारे पास आउटपुट की। ओके, अब आरएमएस की तरफ आते हैं। तो 2 पाई हमारे पास पीरियड है, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और सिंपली जो वी हैड साइन ओमेगा टी एवरेज के केस में था अब उसका स्क्वायर ले लिया जाएगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तो हमारे पास साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2, और वो 2 बार आ जाएगा इधर और 2 पाई की जगह हो जाएगा 4 पाई। अब हमारे पास वी हैड स्क्वायर ओवर 4 पाई और ये 1 का इंटीग्रल लेंगे तो पाई माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और कॉस 2 मेगा एस टी का इंटीग्रल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 मेगा एस टी, और उसमें फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपर लिमिट को। तो जो साइन 2 ओमेगा एस टी है इसमें एक चीज़ हमने जहन में रखनी है कि इसका हम इंटीग्रल के बाद ये जो पार्ट है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल से, तो इसका जो 2 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर हम इसमें ओमेगा एस टी की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई, और उसमें हमारे पास अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओमेगा एस टी की जगह अल्फ़ा तो आ जाएगा 2 अल्फ़ा, और साइन 2 पाई जो है वो हमारे पास 0 की इक्वल है। तो ये हमारे पास ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और हमारे पास वी नॉट आर एम एस की ये इक्वेशन आ जाएगी। वी हैट स्क्वायर जो है वो बार वी हैट बन जाएगा, और 4 जो है वो रूट के बाहर चला जाएगा, वो 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज और आरएमएस वैल्यू जो है आ गई है। अगर हमारे पास अल्फ़ा गिवन हो तो अल्फ़ा लेट्स से अल्फ़ा गिवन है पाई ओवर 3 और वी हैट हमारे पास गिवन है लेट्स से 170 फॉर इंस्टेंस। तो ये वैल्यूज़ जो है सिंपली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आरएमएस और एवरेज और आरएमएस वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज की जो इक्वेशन है वो पिछले स्लाइड पे है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, तो वो पिछले स्लाइड पे तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आरएमएस की इक्वेशन जो है यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे अब हम पावर फैक्टर की कैलकुलेशन जो है वो देख लेते हैं, इनपुट पावर फैक्टर। तो इनपुट पावर फैक्टर की जो इक्वेशन है उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास सोर्स की एवरेज पावर डिवाइडेड बाय सोर्स वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू। क्योंकि सोर्स हमारे पास साइनोसाइडल है तो उस वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है वो सिंपली वी हैड ओवर √2 आ जाएगी साइनोसाइड होने की वजह से। सोर्स पावर की जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास वी नॉट आरएमएस स्क्वायर के ओवर आर के इक्वल है। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी नॉट आरएमएस की ये जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर कर दें अगर, तो इसमें से रूट हट जाएगा, वी हैड जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और 2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास पी एस एवरेज की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। आई एस आर एम एस हमारे पास लाइक वी एस आर एम एस, वी एस जो है वो साइनोसाइडल है तो वी एस आर एम एस जो है वो सिंपली ओवर √2 है, लेकिन आई एस आर एम एस जो है ये सिंपली हमारे पास आई हैट ओवर √2 इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो शेप है वो साइनोसाइडल नहीं है, ये इसकी शेप है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 पाई अल्फ़ा टू पाई और वी हैट ओवर आर साइन ओमेगा एस टी स्क्वायर डी ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें से अगर आर को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे पास बाकी बचेगा वी नॉट आर एम एस। सो ये सिंपली वी नॉट आर एम एस की इक्वल है। इन अदर वर्ड्स आई एस आर एम एस जो है वो वी नॉट आर एम एस की इक्वल है, जस्ट बिकॉज आई नॉट जो है वो आई एस की इक्वल है। तो ये इक्वेशन जो है इसलिए हमारे पास ऐसी बनेगी।
तो वी नॉट आर एम एस को अगर सब्सिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में तो हमारे पास आई एस आर एम एस की ये एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यूज़ या इक्वेशंस, सॉरी, पी एस एवरेज की, वी एस आर एम एस की और आई एस आर एम एस की। तो अब इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं, पावर फैक्टर की जो इक्वेशन है उसके अंदर सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले वी नॉट आर एम एस स्क्वायर ओवर आर, और डिनोमिनेटर में वी हैड ओवर अंडर रूट 2, और हमारे पास यहाँ पे आई एस आर एम एस की जगह आ जाएगा वी नॉट आर एम एस ओवर आर। तो एक जो वी नॉट आर एम एस है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वी नॉट आर एम एस ओवर वी हैट ओवर अंडर रूट 2। अब वी नॉट आर एम एस की जो इक्वेशन है ये आके हम इधर सब्सिट्यूट कर देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में वी हैट ओवर अंडर रूट 2। तो अब ये 2 और इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2, और ये वी हैट और ये वी हैट कैंसिल हो जाता है बाय द वे। तो हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर पाई माइनस अल्फ़ा प्लस 1 ओवर 2 साइन 2 अल्फ़ा स्क्वायर रूट। तो ये पावर फैक्टर की जो इक्वेशन है हमारे पास ये आ गई। अब इस पावर फैक्टर की इक्वेशन को अगर जस्ट क्रॉस चेक करना हो तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें वी नहीं है, वी हैट वगैरह नहीं है, आई हैट वगैरह नहीं है, या वी हैट वो आर नहीं है, क्योंकि ये रेशो है। तो इसमें हमारे पास कोई भी वोल्टेज करंट की जो टर्म है वो नहीं बचती, वो हमारे पास लाजमी बातें कैंसिल हो जाएगी। दूसरा इस इक्वेशन में ये है कि पावर फैक्टर जो है, अब अगर हम रिकॉल करें हाफ वेव रेक्टिफायर का, डायोड रेक्टिफायर का, तो वहाँ पे पावर फैक्टर होता था लेट्स से 0.707 था हमारे पास फॉर एनी वी हैट एंड एनी आर लोड, ये हमारे पास था। लेकिन अब हमारे पास अल्फ़ा के साथ जो पावर फैक्टर है वो चेंज हो रहा है, तो अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू है वो हम सब्सिट्यूट कर देंगे, और उस अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो आता रहेगा। तो पावर फैक्टर अब हमारे पास अल्फ़ा डिपेंडेंट है, यहाँ पे कोई अल्फ़ा नहीं था जब डायोड रेक्टिफायर हमारे पास था, वहाँ पे कोई अल्फ़ा हमारे पास मौजूद नहीं था, तब हमारे पास कोई फेज़ शिफ्ट के लिए कोई वजह नहीं थी। अब हमारे पास जो पावर फैक्टर है इस पर्टिकुलर केस में अल्फ़ा के साथ जो फेज़ शिफ्ट है करंट में वो इंट्रोड्यूस होता जाएगा, और वो पावर फैक्टर को इम्पैक्ट उसका पावर फैक्टर के ऊपर होगा। तो यहाँ पे पावर फैक्टर को हमने प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, एक्स एक्सिस के ऊपर अल्फ़ा है, अल्फ़ा 0 है, पाई ओवर 4 है, पाई ओवर 2 है, 3 पाई ओवर 4 है, फिर हमारे पास पाई है, और वाई एक्सिस जो है उस पर हमने पावर फैक्टर को प्लॉट किया है। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा 0 हो जाता है तो अल्फ़ा 0 का मतलब है कि ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा जो कि इक्वल है 0.707। और अल्फ़ा इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आप बिल्कुल इसको यूज़ करें डायोड की तरह। अल्फ़ा इक्वल टू 0 का मतलब है कि करंट ऐसे शुरू होकर यहाँ चला जाएगा 0 से, ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगी वोल्टेज की वेव फॉर्म, ये हमारे पास लोड करंट की वेव फॉर्म, और ये हमारे पास आ जाएगी डायोड वोल्टेज की वेव फॉर्म। तो हमारे पास ये बिल्कुल अल्फ़ा इक्वल टू 0 का मतलब बिल्कुल ऐसा समझे कि आपने थायरिस्टर को डायोड की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, कि जैसे ही हमारे पास एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव होने लगे उसी टाइम पे आप ट्रिगर कर दो IG जो है, जो गेट करंट है, इधर ही अप्लाई कर दो 0 के ऊपर, और थायरिस्टर फ़ौरन से ऑन हो जाए, तो बिल्कुल डायोड की तरह ऑपरेशन हो जाएगा। तो हमने देखा था कि डायोड के केस में, डायोड रेक्टिफायर के केस में पावर फैक्टर था 0.707। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे ही अल्फ़ा 0 होगा हमारे पास पावर फैक्टर होगा 0.707। अब अल्फ़ा जैसे जैसे बढ़ेगा तो अल्फ़ा बढ़ने का जो नतीजा होगा वो ये कि फंडामेंटल कंपोनेंट जो है उसका फेज़ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक अल्फ़ा है, अगर दूसरा अल्फ़ा होगा लेट्स से तो वो कुछ यूँ, तीसरा होगा तो कुछ यूँ, लेट्स से इसको अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 कह देते हैं। तो अब इनके हिसाब से जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो उसमें फेज़ शिफ्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के केस में। तो उसके नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ओवरऑल जो पावर फैक्टर है वो इस तरह से कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हम पाई पे पहुंचते हैं तो पाई पे पहुंचने से हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल आप समझिए 0, आउटपुट बिल्कुल जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0। तो आउटपुट 0 है तो हमारे पास ये 0 पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा।
अब इस पर्टिकुलर केस को डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास एक रजिस्टर और एक बैटरी जो है या डीसी सोर्स जो है वो सीरीज़ में एज ए लोड एक्ट कर रहे हैं। ये हम केस देख चुके हैं डायोड रेक्टिफायर के केस में भी कि अगर हमारे पास सोर्स वोल्टेज जो है वो इस ई से ग्रेटर हो, इस वोल्टेज से ग्रेटर होगा, तब हमारे पास जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है ये पॉजिटिव होगा और फिर हमारे पास कंडक्शन का चांस जो है वो क्रिएट होता है। एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव हो प्लस गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे तब हमारे पास कंडक्शन मोड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे वी एस और ई जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, लेट जस्ट कॉल इट डेल्टा, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि थायरिस्टर जो है कंडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन एलिजिबल का मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है, एक मेहनत और करनी है, आपने गेट सिग्नल अप्लाई करना है। तो जहाँ पे आप गेट सिग्नल अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो है वो कंडक्शन मोड में आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ से कंडक्शन मोड जो है बता रहा है कि हमारे पास आउटपुट पे करंट आ रही है। और जो इसकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू सिंपली क्या होगी, सोर्स की पीक वैल्यू माइनस ई ओवर आर। तो ये हमारे पास उसकी जो करंट है उसकी पीक वैल्यू जो है इस तरह से इस्टेब्लिश हो जाएगी। थायरिस्टर वोल्टेज हमारे पास सिंपली जहाँ पे करंट हमारे पास मौजूद है वहाँ पे आप ज़ीरो लाइन बता दें और जहाँ पे करंट नहीं है तो वहाँ पे आपने इसको लिख देना है कि हमारे पास यहाँ पे है वी एस और इसका जो दूसरा एंड है वहाँ पे आपने लिख देना है ई। तो वी एस माइनस ई जो है ये हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर बनेगी जहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रही, थायरिस्टर जहाँ पे ऑफ मोड में है। तो इसकी जो पीक वैल्यू है, वी एस की पीक वैल्यू है नेगेटिव पीक है नेगेटिव वी हैट और माइनस ई। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज जो कि थायरिस्टर के क्रॉस अपीयर हो सकती है वो ये है। अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने लगे हम तो इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे हम कि अल्फ़ा से लेके एंगल अल्फ़ा से लेके पाई माइनस डेल्टा तक, ये हमारे पास पाई माइनस डेल्टा जहाँ तक कंडक्शन चल रही है अल्फ़ा से लेके, और हमारे पास इस दौरान है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ई ओवर आर। तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है और इसकी अब हमने 2 पाई से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास इसकी जो एवरेज करंट है वो हमारे पास इसमें से आ जाएगी। तो ये आर को बाहर निकाल दें, साइन का जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव कॉज है, लोअर लिमिट को पहले सब्सिट्यूट कर दें, वी हैड कॉज अल्फ़ा, अपर लिमिट को बाद में कर दें तो अपर लिमिट है कॉज ऑफ बन जाएगा पाई माइनस डेल्टा और उसको एक्सपेंड कर दें ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तो हमारे पास आ जाएगा कॉज डेल्टा। इसी तरह ई को इंटीग्रेट करेंगे तो ई के साथ अपर लिमिट पाई माइनस डेल्टा और फिर माइनस अल्फ़ा लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। फिर हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और करने की ज़रूरत है तो वो कर देंगे, अदरवाइज़ जी एक नेगेटिव अगर हम इसमें से बाहर निकालना चाहेंगे तो फिर जो है ना डेल्टा प्लस अल्फ़ा जो है वो ये इन दो के जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पाई का जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिस तरह हम यहाँ पे इसमें से अगर माइनस को बाहर निकाल देते हैं। अगर इस करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास वी हैड साइन ओमेगा टी माइनस ई ओवर आर को हमने स्क्वायर करना होता है आरएमएस के केस में। तो जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी लाइक ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंस इट्स नेगेटिव, सॉरी मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, सो माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास वी हैड स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e वी हैड साइन ओमेगा टी, फिर हर एक के ऊपर अलग अलग से इंटीग्रल अप्लाई होगा। जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी और ई स्क्वायर जो है उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और नेगेटिव 2e वी हैड इसके साथ जो साइन है उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रल लेंगे तो पाई माइनस डेल्टा माइनस अल्फ़ा और कॉस 2 ओमेगा एस टी में हम अपर लिमिट इसको इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले तो उसमें से साइन आएगा, साइन में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो 2 रहेगा और साथ में ओमेगा एस टी की जगह आ जाएगा पाई माइनस डेल्टा और लोअर लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी साइन की जगह आ जाएगा हमारे पास कॉस, तो लोअर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस अल्फ़ा, अपर लिमिट बाद में माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस डेल्टा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हम लेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। तो ये हमारे पास आरएमएस की जो इक्वेशन है वो हमारे पास आएगी। अब अगर हमारे पास हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है और हमने इसमें आरएल लोड जो है वो यूज़ किया है, तो आरएल लोड का इफ़ेक्ट जो है हम पहले देख चुके हैं डायोड रेक्टिफायर के केस में। तो डायोड रेक्टिफायर के केस में ये देख चुके हैं, तकरीबन उसी तरह का जो रिस्पांस है हमें यहाँ पे भी नज़र आएगा, लेकिन जहाँ से कंडक्शन शुरू होगी सिर्फ वो पॉइंट जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब वो ज़ीरो के बजाय डायोड केस में यहाँ से कंडक्शन शुरू हो जाती है, अब ज़ीरो के बजाय ये अल्फ़ा से कंडक्शन जो है वो शुरू होगी। तो हमारे पास जब कंडक्शन शुरू हो जाएगी उस पॉइंट पे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हमारे पास सोर्स वोल्टेज जो है इस आरएल ब्रांच को अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टर इक्वल्स टू दी साइनोसाइडल वोल्टेज अगर हमारे पास ये एक क्लोज स्विच से रिप्लेस हो जाता है। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है नेचुरल रिस्पांस, एक हमारे पास आ जाता है फोर्स्ड रिस्पांस। तो नेचुरल रिस्पांस जो है नेचुरल रिस्पांस हमारे पास ये आ गया। हम राइट साइड को ज़ीरो इक्वेट कर देते हैं और हमारे पास सॉल्व करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल जो है हमारे पास आ जाता है। दूसरा हमारे पास फोर्स्ड रिस्पांस है, जो हम अगर कम्प्लेक्स एनालिसिस यूज़ करते हैं कि जी हमारे पास जो है वो है उसका जो एब्सोल्यूट है वो इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा। ये अगर हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो फेज़ है वो टेंजेंट इनवर्स है ओमेगा एल ओवर आर के, तो ये फेज़ और ये एंगल यूज़ करके हम वी हैट ओवर जी साइन ओमेगा एस टी माइनस वी, तो ये फोर्स्ड रिस्पांस हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इनिशियल कंडीशन ये है कि करंट इनिशियली हमारे पास ज़ीरो है और अल्फ़ा के ऊपर करंट जो है आई नॉट वो अल्फ़ा के ऊपर जाके देखते हैं तो ज़ीरो होता है और ज़ीरो से शुरू हो जाता है, आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस जनरल सोल्यूशन के अंदर, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें से जो ए की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली ओमेगा एस टी की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फ़ा। इसी तरह जो टी है यहाँ पे, इस टी की जगह हमने ओमेगा एस टी इक्वल्स टू हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा है, तो इसका मतलब टी जो है वो हमारे पास अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस है। तो इस टी की जगह हम अल्फ़ा ओवर ओमेगा एस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए के लिए हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया जी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ए की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये इक्वेशन, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये ट्रू है फॉर ओमेगा टी फ्रॉम अल्फ़ा टू पाई प्लस बीटा, नॉट पाई प्लस बीटा टू बीटा। यहाँ अल्फ़ा से स्टार्ट होके बीटा तक ये करंट जाता है, तो अल्फ़ा से बीटा तक ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म है। अब हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर के केस में भी जब आरएल लोड था तो उसमें भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बीटा है ये हमारे पास, क्योंकि इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको टाइम चाहिए होता है रिलीज़ करने के लिए, और एक ही पाथ है जो कि जिसमें वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तो ये जो थायरिस्टर है उसकी एक्सटेंडेड कंडक्शन, या जब पहले डायोड था तो उसके एक्सटेंडेड कंडक्शन की वजह बनती थी। लेकिन ये जो बीटा है ये हाईली डिपेंडेंट है इस इंडक्टर के ऊपर, इस रेजिस्टर के ऊपर, इनके रेशो के ऊपर डिपेंडेंट है। ये रेशो जब चेंज होगी तो ये बीटा जो है वो कम ज़्यादा होगा, और ये सॉल्व किया जा सकता है न्यूमेरिकली। हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में तो लिख सकते हैं कि इसको वी हैट ओवर 2 पाई कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ बीटा, हम इसी फॉर्म में तो लिख देते हैं, लेकिन बीटा जो है वो डिपेंडेंट है ऑन दी आर एंड एल, तो इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, और डिफरेंट लोड्स के लिए हमें बीटा जो है वो चाहिए होता है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें एवरेज वैल्यू। और अगेन अगर हम डायोड वाले केस की तरह यहाँ पे एक फ्रीव्हीलिंग डायोड ऐड कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा हमारे पास, कि अगर हम वी एस पॉजिटिव है और थायरिस्टर को ट्रिगर करते हैं तो हमारे पास ये कंडक्शन मोड जो है ये आ जाएगा। और अगर हमारे पास जैसे ही हम पाई के ऊपर पहुंचते हैं तो ये डायोड जो है ख़ुद कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और इस थायरिस्टर में से करंट जो है होल्डिंग करंट के नीचे चला जाएगा, और थायरिस्टर जो है वो ऑफ मोड में स्विच हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जो पाई है
पाई रेडियन है, इसके ऊपर थायरिस्टर जो है वो ऑफ मोड में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। तो अल्फ़ा के ऊपर हम फायर करते हैं तो वी नॉट इक्वल्स टू वी एस बन जाएगा, पाई के ऊपर जो है हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ तक हमारे पास ऑन रहेगा, थायरिस्टर ऑन रहेगा, डायोड जो है वो ऑफ मोड में होगा। उसके बाद हमारे पास जो भी इंडक्टर में से करंट उस टाइम पे फ्लो कर रहा है, उधर से करंट जो है एक्सपोनेंशियली वो डिके करेगा। तो ये हमारे पास जो दूसरा फेज़ है, पहले फेज़ में जब थायरिस्टर कंडक्शन मोड में है तो ये करंट आएगा, फिर जब हमारे पास वो थायरिस्टर ऑफ होके फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा तो ये वाला मोड आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों हमारे पास कंप्लीमेंट्री फैशन में जो है वो एक्ट करेंगे, कभी थायरिस्टर ऑन होगा तो कभी डायोड ऑन होगा। और ये जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन में हमारे पास हम यूज़ कर लेते हैं आई नॉट एट अल्फ़ा, और इसको अब हम जनरल रख रहे हैं क्योंकि अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आई नॉट एट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। पहली दफ़ा शायद वो 0 से स्टार्ट लें, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसके स्टडी स्टेट की। तो एक बार वो स्टडी स्टेट में आ गया तो वो 0 की तरफ नहीं जाएगा। अगर वो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में है तो वो 0 की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। तो हम इस केस की बात करें कि इनिशियली अल्फ़ा के ऊपर वो करंट जो है आई नॉट एट अल्फ़ा है, नॉट 0। तो इसके लिए हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो फाइंड करके हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आई नॉट की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। और अगर डायोड ऑन होता है तो सिंपली हमारे पास एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है, और इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। अब हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो प्रिडिक्टेबल है क्योंकि पाई के ऊपर थायरिस्टर ऑफ मोड में चला जाता है, डायोड कंडक्शन मोड में आ जाता है, और अल्फ़ा से पाई तक इंटीग्रेट करते हैं तो एग्जैक्टली वही इक्वेशन जो कि रेजिस्टिव लोड के लिए थी वही इक्वेशन जो है हमारे पास रहेगी। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड का जो फ़ायदा है यहाँ पे कि हमारे पास जो पाई रेडियन है उसके ऊपर थायरिस्टर जो है वो कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा और जो डायोड है वो कंडक्शन मोड में हमारे पास रहेगा। ये हमारे पास लोड करंट जब हमारे पास थायरिस्टर ऑन है, तो यही शेप हमारे पास सोर्स करंट की रहेगी क्योंकि जब थायरिस्टर ऑन होता है तो यही करंट, लोड करंट जो है वो सोर्स साइड से आ रहा होता है। लेकिन जब हमारे पास थायरिस्टर ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब सोर्स साइड से करंट आना बंद हो जाएगा, और ये अब हमारे पास जो लोड करंट है इस तरह से डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, ये सोर्स साइड की तरफ से नहीं प्लॉट होगा। वहाँ पे अब करंट क्या रहेगा, 0। तो वहाँ पे अब करंट 0 है और लोड साइड पे फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टर। तो अगर हम इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हमारे पास इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा 0 तक पहुंचने के लिए, और इसका मतलब इसमें बहुत कम चेंज आया होगा जब हमारे पास दोबारा जो है ये चार्जिंग वाला जो साइकिल है वो इनिशिएट होता है। तो दोबारा जब चार्जिंग वाला साइकिल इनिशिएट होता है थोड़ा सा वो चार्ज होगा और उसके बाद दोबारा से जो है वो एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन जितना जितना एल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये जो पीक टू पीक रिपल है ये हमारे पास होती जाएगी कम। अगर हमारे पास लोड जो है वो हाईली इंडक्टिव है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो लोड है उसको मैं करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ और करंट को मैं कैपिटल आई नॉट लिख सकता हूँ। अब हमारे पास जो करंट की वेव फॉर्म है सोर्स करंट की वो अल्फ़ा से पाई तक इस तरह से, और लोड करंट की जो वेव फॉर्म है वो तो कांस्टेंट आउटपुट साइड पे हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एनोड के थ्रू ये करंट फ्लो होगा जब सोर्स साइड से है, जब सोर्स करंट आना बंद हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारे पास ये करंट जो है वो डायोड में से फ्लो करेगा। तो ये डायोड करंट, और जब डायोड करंट फ्लो करेगा तो सोर्स साइड से करंट जो है वो बंद हो जाएगा, फिर हमारे पास सोर्स साइड से आना शुरू हो जाएगा जब थायरिस्टर फिर से कंडक्शन मोड में आएगा। तो अब इस केस में पावर फैक्टर का क्या केस होगा वो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास पावर फैक्टर की इक्वेशन ये आ गई, सोर्स एवरेज पावर ओवर वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस। सोर्स की जो एवरेज पावर है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट का प्रोडक्ट, तो सोर्स वोल्टेज है वी हैड साइन ओमेगा टी, और उस टाइम पे जो सोर्स करंट है वो हमारे पास है आई नॉट, और ये अल्फ़ा टू पाई तक जो है दोनों नॉन ज़ीरो है क्योंकि पाई से लेके 2 पाई तक हमारे पास जो करंट है वो 0 है
आई एस जो है वो ज़ीरो है, तो अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा, तो इस वजह से उसको इंटीग्रेट करने का कोई मकसद नहीं है। तो अब हम इसमें से आई नॉट और वी हैड को बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेट करके लोअर लिमिट को पहले सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ पाई, सो वो बन जाएगा अब +1। ओके, अब हमारे पास ISRMS की बात कर लेते हैं, तो 1/2 पाई और हमारे पास अल्फ़ा टू पाई इसको इंटीग्रेट करना है और इस दौरान हमारे पास है I0, सो उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि RMS फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा I0 स्क्वायर रूट 1/2 पाई और पाई माइनस अल्फ़ा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, हमारे पास PS एवरेज न्यूमरेटर में आ जाएगा, VSRMS ISRMS, तो वी हैट कैंसिल हो जाएगा, I0 कैंसिल हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास कॉज अल्फ़ा +1 ओवर पाई √1 माइनस अल्फ़ा ओवर पाई। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर है फॉर दी हाईली इंडक्टिव लोड। तो हाईली इंडक्टिव लोड के लिए ये कंडीशन है और अगेन ये हमारे पास डिपेंडेंट है अल्फ़ा के ऊपर। जिस तरह रेजिस्टिव लोड में बताया था कि हमारे पास जब अल्फ़ा को चेंज करते हैं तो अल्फ़ा को चेंज करने से क्या होगा कि हमारे पास ये जो वेव है इसका फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट शिफ्ट होता जाएगा और फंडामेंटल कंपोनेंट शिफ्ट होने का मतलब है φ1 शिफ्ट होगा, जिसका मतलब है कॉज ऑफ φ1 जो है वो नीचे आएगा, जिसको हम कहते होते हैं डिस्प्लेसमेंट फैक्टर।